अभियान 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक संविधान के किसी गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। विषय तो छोटा होगा लेकिन कई लोगों की समझ से बाहर का है, थोड़ा सा क्लिष्ट है, तो उसे आसान भाषा में आसान तरीके से समझने के लिए अभियान इस 40 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी जुड़ें और हम जो आपकी समस्याओं का निदान कर रहे हैं, आपके लिए जो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म शिक्षा के क्षेत्र में तैयार कर रहे हैं, इसका लाभ उठाएं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा होगी अनुच्छेद 13, जो कि मूल अधिकारों का भाग है। किसका भाग है भाई? मूल अधिकारों का। इस अनुच्छेद 13 के अंदर कई बातें छुपी हुई है। आज उन बातों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। छोटा सा वीडियो बनेगा लेकिन बड़े ज्ञान वाला वीडियो बनेगा, इसलिए चूकना मत भाई। और अभियान 40 का जो प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध हो रहा है उसका पूरा फायदा उठाना। तो सबसे पहली बात देखिए, बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 में 4 क्लोज है। सबसे पहली बात अनुच्छेद 13 कहता है संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करे या मूल अधिकारों का अतिक्रमण करे। अर्थात संसद कोई भी ऐसा कानून या ऐसी विधि या ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करे, मूल अधिकारों का हनन करे। अब ये तो सबको पता है कि अनुच्छेद 13 के अंदर ये चीज कही गई है। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनुच्छेद 13 ही है जो हमारी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की एक प्रकार से शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस अनुच्छेद 13 के अंदर भी कुछ अन्य प्रावधान है। अब उन प्रावधानों को समझना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 13(1), अब समझना आप इस चीज को। अनुच्छेद 13(1) आच्छादन का सिद्धांत देता है। आच्छादन का सिद्धांत। अब इस चीज को ध्यान रखना, संविधान में आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) से संबंधित है, जिसे यदि इंग्लिश में कहा जाए तो क्या कहेंगे? डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। इक्लिप्स। अब यहां पर आच्छादन का मतलब आप ओवरलैपिंग से मत ले लीजिएगा, ये संविधान की भाषा है, हमें इसी चीज को समझना है। आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। आच्छादन का सिद्धांत एक सबसे बड़ी बात, ये संविधान पूर्व की विधियों पर लागू होगा। कैसे? यदि संविधान बनने से पहले की कई विधियां हैं, क्योंकि आप सबको पता है हमारा जो संविधान है उस संविधान की लगभग 75 से 70% हिस्सा तो जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था वहीं से लिया गया है। इसके अतिरिक्त आईपीसी, सीआरसीपी आदि कई ऐसे नियम कानून थे जो संविधान बनने से पहले बन गए थे। उनके अनुसार भी हम हमारा शासन व्यवस्था, हमारी जो कानून व्यवस्था उसको चलाते आ रहे हैं। अर्थात संविधान बनने से पूर्व की कोई विधि यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रही है तो वो 13(1) के तहत उसके ऊपर मूल अधिकार छा जाएगा। ध्यान रखिएगा, आच्छादन का सिद्धांत क्या कहता है? सबसे पहली बात, यह संविधान पूर्व की विधियों पर लागू, संविधान पूर्व की विधियों पर लागू, ना कि संविधान बनने के बाद की विधियों के लिए नहीं है, संविधान पूर्व की विधियों पर लागू। अब इस चीज को समझिए कैसे। मान लीजिए ये संविधान बनने से पहले की कोई विधि है, मेरे हाथ में जो ये कलम है, जो मार्कर है, ये संविधान बनने से पहले की कोई विधि है। इस विधि का जो ये ऊपर वाला भाग मान लीजिए या पूरी विधि मान लीजिए, ये मूल अधिकारों का हनन कर रही है, ये किसी मूल अधिकार का हनन कर रही है। तो इस अवस्था में हमारे संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है इस विधि के ऊपर, मान लीजिए ये जो मेरे हाथ में जो कपड़ा है ये मूल अधिकार है, तो इस अनुच्छेद के तहत ये जो मूल अधिकार है ये इस विधि को ढक लेगा। अर्थात ये मूल अधिकार इस विधि पर आच्छादित हो जाएगा, छा जाएगा। ऐसा होने पर यह विधि समाप्त तो नहीं होगी लेकिन मूल अधिकार से ढकने के कारण एक रूप से शून्य हो जाएगी। अब जब तक यह मूल अधिकार इस विधि के ऊपर रहेगा, यह विधि शून्य रहेगी, कोई कार्य नहीं कर पाएगी।
अब आप चाहते हैं या सरकार चाहती है कि यह विधि वापस से कार्य करे, तो आप क्या करेंगे? आप इस विधि का जो हिस्सा मूल अधिकार को हानि पहुंचा रहा है, जो हिस्सा मूल अधिकार से संगत नहीं है, आप मान लीजिए इस विधि का ये ब्लैक पेन वाला हिस्सा, जो इसका ये ढक्कन है, ये मूल अधिकार को हानि पहुंचा रहा है, बाकी वाली विधि का हिस्सा मूल अधिकार को हानि नहीं पहुंचा रहा है, तो आप सरकार कोई कानून बनाकर इस विधि के इस ढक्कन को हटा दे, इस विधि से अलग कर दे। अर्थात अब विधि में वो हिस्सा ही नहीं है जो मूल अधिकार को हानि पहुंचा रहा है। अब यदि विधि उस ढक्कन के बिना भी अपने आप को, अपने कानून को, अपने आप को बरकरार रख पाती है, अपना संचालन कर पाती है, तो लागू रहेगी। यदि नहीं कर पाती है, ये विधि पूर्ण रूप से अगर बदल जाती है या कुछ कार्य की नहीं रहती है, तो इसे पूर्ण नष्ट करना पड़ेगा। अन्यथा उस ढक्कन को हटा दिया, और ढक्कन को हटाते ही ये जो मूल अधिकार इसके ऊपर आच्छादित थे, ये वापस आ जाएंगे और विधि कार्य की श्रेणी में आ जाएगी। तो क्या समझना है? 13(1) आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व की विधियों पर लागू, संविधान बनने से पहले की विधियों पर लागू। अर्थात वे विधियां जो संविधान बनने से पहले लागू थी, यदि मूल अधिकारों का हनन करती है, तो मूल इस परिस्थिति में मूल अधिकार उस विधि को ढक लेते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। और जब हम उस विधि में सुधार करते हैं, तो मूल अधिकार वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, मेंस में कभी भी पूछा जा सकता है आच्छादन का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, तो ये सारी बात आपको बतानी है। अब देखिए अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(2), तो अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है भाई? तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 13(2) है पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत। जिस तरह आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1) में है, उसी तरह पृथक्करण का सिद्धांत, इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ, इसके लिए एक पर्टिकुलर एक शब्द है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरलिप्टिक, सेवरलिप्टिक करके कोई शब्द है, वो भी संविधान से जुड़ा हुआ शब्द है। तो पृथक्करण का सिद्धांत ये अनुच्छेद 13(2) से संबंधित है। अब ये क्या कहता है? जिस तरह 13(1) आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व की विधियों पर लागू है, उसी तरह पृथक्करण का सिद्धांत संविधान बनने के बाद की विधियों पर लागू। अर्थात संसद कोई भी ऐसी नई विधि नहीं बनाएगी जो विधि हमारे मूल अधिकारों का हनन करे। यदि वो विधि मूल अधिकारों का हनन करती है, तो क्या कहता है? 13 खुद कहता है वो विधि क्या हो जाएगी, उसे न्यायालय शून्य कर सकता है। पृथक्करण का सिद्धांत ये कहता है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों का हनन करेगी, तो पृथक्करण के सिद्धांत के तहत उस विधि के उस हिस्से को अलग किया जा सकता है जो मूल अधिकारों का हनन करे। उस हिस्से को अलग करने के बाद बाकी वाला हिस्सा पूर्ण रूप से लागू रहेगा, और जो मूल अधिकारों का हनन करने वाला हिस्सा है उसे हटा दिया जाएगा। तो पृथक्करण का सिद्धांत अनुच्छेद 13(2), आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13(1), ये दो प्रावधान हमने देखे अनुच्छेद 13 के। फिर अनुच्छेद 13(3), वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई। अनुच्छेद 13(3) क्या कहता है? तो हमारे संविधान में यदि कहीं पर विधि की परिभाषा दी गई है, तो अनुच्छेद 13(3) में दी गई है। हम अभी बात कर रहे थे कि विधि की परिभाषा, हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 13(1) के तहत संविधान बनने से पहले की विधियां, हम बात कर रहे थे कि अनुच्छेद 13(2) के तहत संविधान बनने के बाद की विधियां। तो अनुच्छेद 13(3) में वो विधियां हैं क्या भाई? कोई तो बताओ। तो 13(3) बताता है कि वास्तव में विधि क्या है। इसके अंदर विधि की परिभाषा दी गई है, जिसमें बताया गया है संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून, राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अध्यादेश, राज्यपाल या राज्यसभाओं द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानून, राज्यपाल द्वारा दिया गया कोई अध्यादेश, या किसी सरकारी समक्ष अधिकारी, प्राधिकारी आदि के द्वारा दिए गए आदेश, कोई पूर्व की रूढ़ियां, सारी किस्में, सारे के सारे किस्में शामिल है विधि में। अर्थात 13(3) में विधि की परिभाषा दी गई है। अब आता है लास्ट 13(4). 13(4) के अंदर कहा गया है कि अब संसद ने यहाँ पर खुद को सर्वोच्च रखने का प्रयास किया। संसद ने कहा कि हम ये 13(4) एक तो बाद में जोड़ा गया है, पहले नहीं था। 13(4) में संसद ने कहा
कि हम संविधान संशोधन जो करेंगे, जो भी हम संविधान संशोधन करेंगे वो विधि नहीं माना जाएगा। अर्थात 13(4) की जो भाषा है उसमें कहा गया है अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं होगा। अर्थात संसद ने यहाँ पर अपनी सर्वोच्चता बरकरार रखी और 13(4) में यह प्रावधान जोड़ा है कि 368 के तहत यदि हम संविधान संशोधन करें वो विधि में शामिल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर टकराव हो गया, 13 के अंदर ही पुनः टकराव हो गया कि मूल अधिकार श्रेष्ठ है या संसद श्रेष्ठ है। ये चीज मूल अधिकार श्रेष्ठ है या संसद श्रेष्ठ है, इसके ऊपर हम कभी विस्तृत चर्चा करेंगे जब हमारी ऑफलाइन क्लास में आप आकर इस ज्ञान का फायदा उठाएंगे। चलिए ये चीज आज आपको बताई, आगे भी कई ऐसे विशिष्ट बातें, कुछ अलग जानकारियां आप लोगों के लिए अभियान 40 के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।